ओके गाइस, आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे, आपका लॉ का पेपर, जहां हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू या कह लीजिए केस सिनारियोस। तो भैया 6 केस सिनारियोस मैंने पिछले में भी आपसे बात की थी, आराम से शांति से सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिए एमसीक्यू में आपको मालूम हुआ सेट्स होते हैं, तो चीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। उसमें भी वो ऑर्डर क्या कर देते हैं, क्वेश्चंस का भी चेंज। सो आई वुड लाइक समवन टू रीड द क्वेश्चन। यस प्लीज। बार बार हमेशा ही कहता हूं, हमेशा इन चीजों को जरूर क्या करनी चाहिए, मार्किंग, क्योंकि लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, पब्लिक है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होती है, पेड अप कैपिटल। चलिए 2300 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो 25 जून को आप एजीएम करना चाहते हैं 11 बजे, ठीक है। The notice stated the date, time and place of the meeting and the business to be transacted. The subject ध्यान से देखिएगा, 3 जून को आपने नोटिस दिया, मीटिंग आप करना चाहते हैं 25 को। सेक्शन 101 में हम पढ़ते हैं 21 क्लियर डेज, तो 3 भी छोड़ दीजिए एंड 25 भी छोड़ दीजिए। तो सिंपल सी बात है, कितने दिन एग्जैक्टली निकल के आ रहे हैं, 21 ही निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यहां नोटिस किससे भेजा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजा जा रहा है। ना होता तो आप जानते हैं सेक्शन नंबर 20 की वजह से 48 आवर्स हम पोस्टल का टाइम लेके चलते हैं, राइट। तो वो वाली सिचुएशन यहां एप्लीकेबल नहीं होगी जी। तो सब कुछ वो लिखा है जो सेक्शन नंबर 101 में है, और नोटिस वेबसाइट पे भी डालना होता है 101। तो यहां तक हमें, आप 3 पैरा पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है मे बी क्वेश्चन किस पे आया होगा, नोटिस पे आया होगा। तो इसलिए आईसीए बहुत एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बिकॉज आप इस केस स्टडी में देखिएगा तो आपको सिर्फ 2 ही पर्सन नजर आएंगे। और क्योंकि मैंने कहा था, क्योंकि हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है कि किस तरह से हम आने वाले पेपरों को हैंडल कर पाएंगे, राइट। तो बेटा जी अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे वो तो जा ही किस पे रहा है, कॉरम पे, और कॉरम पे तो सेक्शन क्या आ जाता है, 103। वो मतलब नोटिस का कोई लेना देना ही नहीं है, वो प्रेशर ही क्रिएट कर रहा था, राइट। और थोड़ा सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे तो स्पेशल बिजनेस, अगर आप जानते हैं 102 पे आ जाता है, थोड़ा उस पे है, तो 101 पे तो पर्सन ही नहीं है। हाँ, कॉरम जब आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको कितने मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, 2300। तो हम ये पढ़ते होते हैं कि कॉरम होता है पब्लिक कंपनी में 5, 15, 30। अगर आपके 1000 तक मेंबर हो तो 5 चाहिए, 1000 से 5000 तो आपको 15 चाहिए। तो हम कौन सी लिमिट में आ गए, 15 वाली में, क्योंकि 5000 से जब ज्यादा होते हैं तो कॉरम 30 होता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं आगे जी। तो एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस तो आप 102 में जानते हो, 4 आइटम में अड्डा, उसके अलावा सारे काम क्या होते हैं, स्पेशल बिजनेस जी। और स्पेशल बिजनेस किससे रिलेटेड था, आपके कोई रिश्तेदार है उसके साथ ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी कंपनी का नाम है जेड, और ये रिश्तेदार जो है ये कोई प्राइवेट कंपनी है, अल्फा जी। हमारा एक डायरेक्टर, उसके पास क्या है, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, किसके हैं, अल्फा के हैं, और अल्फा के टोटल शेयर कितने हैं, 50 लाख। तो अगर हम इसको परसेंटेज निकालते हैं, ये आ जाता है 3%। और सेक्शन नंबर 102 ये कहता है कि अगर किसी डायरेक्टर वगैरह का इंटरेस्ट मतलब शेयर्स
किसी और कंपनी में कितने हो जाते हैं। तो जो आपने स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है, जो आपने, तो आपने स्पेशल बिजनेस में आप सारे जानते हो क्या लगा के देनी पड़ती है, मटेरियल फैक्ट्स की, वो सब कुछ आपको बताना पड़ता है। तो आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आप उस लिमिट के अंदर आ गए, राइट। पढ़िए भाई आगे। ऑन 25 जून The AGM was called to order at 11 a.m. by 11:30 a.m. 16 members. आधा घंटा हम इंतजार करते होते हैं क्वारम का 103 में, और कहता कितने थे, 16 थे, तो 15 की रिक्वायरमेंट है, सही है। और क्वारम में ना हम पर्सनली लेके चलते हैं, मेंबर्स पर्सनली होने चाहिए, उसमें क्या कंसिडर नहीं करते हैं, प्रॉक्सी, राइट। जबकि हमने नोटिस दिया है कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि नोटिस में लिख के देना होता है। चलिए आगे। 42 members holding 42 मेंबर्स जिनके पास कुछ इतने शेयर्स थे, उन्होंने एक सेम व्यक्ति को प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिया है। तो नो डाउट यहां अगर हम देखते हैं तो प्रॉक्सी का सेक्शन क्या आ गया, 105, राइट। लेकिन अल्टीमेटली उसके ऊपर क्या नहीं मिलने वाला, मतलब आईसीआई इस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इसको ना भी पढ़ूं, ये सीरियसली 2 क्वेश्चन हम कर पाएंगे। कैसे, जैसे पहला देखिए क्या लिखा है। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि वैलिडिटी बताइए क्वारम की, जब 16 थे आउट ऑफ 2300 पर्सनली प्रेजेंट थे, क्योंकि प्रॉक्सी को तो हमें देखना ही नहीं है, अलॉन्ग विद क्या था, तो उसे हमें कंसिडर नहीं करना। कहता पहले में कह रहा है क्वारम इज सेटिस्फाइड सिंस कितने लोग चाहिए हमें, 15 चाहिए पर्सनली प्रेजेंट, तो ठीक लग रहा है। बी में तो लिमिट क्या रहा, 30 वाला तो लगेगा ही नहीं। और क्वारम इज सेटिस्फाइड बिकॉज प्रैक्टिस अपॉइंटेड आर ऑल्सो काउंटेड, ये भी रॉन्ग हो गया। मीटिंग अर्जेंट हो जानी चाहिए क्योंकि क्वारम नहीं है, नहीं भाई गलत है, क्वारम तो पूरी तरह से है। तो आप देखिए यहां पे आंसर हमारा हो गया ए पार्ट। सेकंड अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है एजीएम इंक्लूड कर रही है स्पेशल बिजनेस, क्या अप्रूव करना था, आरपीटी, जहां पे एक डायरेक्टर के पास क्या थे शेयर। कहता बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो देखिए सेक्शन 102 के मैंने आपसे जिक्र किया था। तो अगर आप यहां पे देखिएगा सी ऑप्शन को, डिस्क्लोजर बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेटरी इज मैंडेटरी, क्यों, क्योंकि डायरेक्टर होल्ड्स मोर देन व्हाट, वो निकाल के देखनी पड़ रही परसेंटेज, वो 2% से ऊपर जा रहा था, आपने 3 देखा। वरना आप बाकी ऑप्शंस देखते हैं तो आपको पहले ए में क्या दिख रहा है, कंपनी वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेपरेट सिंस द इशू विल एनीवेयर बी डिस्कस्ड इन एजीएम। देखिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो देनी ही पड़ती है अगर आप क्या ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, स्पेशल बिजनेस, क्योंकि 4 ही काम क्या है, ऑर्डिनरी अड्डा, जिसमें से ए से क्या गया, अप्रूवल ऑफ एफएस, डी से डिविडेंड, डी से डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, ए से ऑडिटर। बी ऑप्शन देखते हैं, कहता डिस्क्लोजर नहीं चाहिए क्योंकि लेस देन है, तो हम कहेंगे नहीं भाई ये तो गलत हो गया क्योंकि वो क्रॉस कर रहा है। कहता डिस्क्लोजर तभी चाहिए ओनली इफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोटेड एट द एजीएम, नहीं इसमें इस तरह की बात नहीं होती, आपको उसके बारे में बताना ही होता है। तो अब आप देखिए जो मैं आपसे कह रहा था यार, वो प्रॉक्सी वाला तो मेरे को पढ़ने का भी क्या नहीं था, तो इसलिए आपने क्या सीखना है, आप हैं आने वाले विद्यार्थी जो ये पेपर देंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहां से सीखिए कि एक रिवर्स मैकेनिज्म किया जा सकता है कि पहले में भी आप क्या देख लें, प्रश्न देख लें, क्योंकि जब चीजें ऐसी आ रही हैं तो भाई आ रही हैं, क्या कर सकते हैं, एम आई राइट और नॉट। तो आपके सामने वो प्रॉक्सी का रिक्वायरमेंट कुछ था ही नहीं यार करने वाला, ठीक है जी। तो इसके साथ आपके सामने और स्वाभाविक है जितने भी केस सिनेरियो थे वो 2-2 नंबर के थे, 15% थे, लेकिन सारे के सारे केस सिनेरियो है, कोई भी क्या नहीं आया इंडिपेंडेंट एमसीक्यू। इंडिपेंडेंट होता तो उसका एडवांटेज क्या होता है, समय बचता है भाई। 3 लाइनें पढ़ के आप कर लीजिएगा, यहां तो देखिए कितनी लाइनें पढ़नी पड़ गई आपको, राइट। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जी, Shraddha Medics Limited, an eligible company, had accepted the ध्यान दीजिएगा एलिजिबल कंपनी है, तो याद आ गया आपको रूल 2 का 1 का ई,
क्योंकि यही वो कंपनी होती है मेंबर एंड पब्लिक से पैसा उठा सकती है। And outstanding amount of secured deposits for the year ended on 30. और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स थे इस बरस के थे 50 करोड़ के थे। Out of this, 20 crore of deposits was due for its repayment during the financial year. लेकिन उसमें से 20 करोड़ आपका ड्यू था रीपेमेंट के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। As per provisions of Chapter 5 of the Companies Act, the company was required to place a certain percentage of deposits maturing during the following financial year हाँ, in a scheduled bank. in a separate bank. तो याद आ गया DRR अकाउंट। तो कितना क्रिएट करते होते हैं हम DRR? 20% जो डिपॉजिट आपके मेच्योर होने वाले हैं इस साल के 30 अप्रैल तक। और ये चीज हम पढ़ा करते हैं 73 का 2 का C के अंदर, ठीक है। लेकिन कंपनी ने इसे डेलिबरेटली क्या किया है, अवॉइड किया है, आपने नहीं बनाया। हाँ, नो डाउट एक ये मैकेनिज्म मैं हमेशा कहता हूं, एक पैरा पढ़ के आप देख सकते हैं उस पर प्रश्न है या नहीं है, राइट। क्योंकि इतना आगे पढ़ते जाइएगा और कंफ्यूजन कहीं क्रिएट हो जाए। तो दरअसल आप यहां देखिए पहला प्रश्न ही आपको मिल गया, क्लियर है। लेकिन यह है जिसको ये सेट आया होगा उसमें ये पहला प्रश्न होगा, क्योंकि और कई सेटों में ये जो पहला प्रश्न इसके सिनारियो पे है उनमें ये तीसरा था। तो इसलिए पेपर में चीटिंग करना क्या है, काफी मुश्किल है। पहले तो आपको बताना होगा चीटिंग करने के लिए, यार श्रद्धा मेटल्स वाला क्वेश्चन है यार, उसमें वो DRR वाला है, अब इतना कहां से आप बोल पाएंगे। तो इसलिए देखिए, हाँ जी तरीके निकाल लेते हैं आप फिर भी चीटिंग के। अच्छा, आप सीधा ही पूछ लेते हैं भाई कौन सा सेट है, तो मुझे नहीं मालूम आप, क्योंकि फाउंडेशन तो दिए ही हो, अब आप आगे देखो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, देखिए नामुमकिन तो नहीं हुआ लेकिन मुश्किल तो हो गया चीटिंग। तो इसलिए सर्वाइवल किसका है, जो मेहनत करेगा, राइट बेटा। तो आपसे पूछा गया है बताइए कितना पैसा डालेंगे, तो आपने देखा ऊपर आउटस्टैंडिंग कितना था इस साल के लिए, 20 करोड़ था। तो उसका सीधा सीधा हम 20% करेंगे तो ये तो 4 करोड़ हो गया। मेरे को आगे देखने का भी नहीं है इसको, अगला पैरा आ जाइए। For the year ended on 31st March 25, the company had earned a net profit of 35 crore after providing depreciation in accordance with Schedule 2. Apart from the current year's profit, the company has free reserves amounting to 85 crore. बोर्ड ने रिकमेंड किया है डिविडेंड, ध्यान दीजिए। तो हम जानते हैं डिविडेंड करंट ईयर प्रॉफिट में से दिया जाता है, आफ्टर डेप्रिसिएशन देना होता है। इनएडिक्वेट हो या लॉसेस हो तो हम इस्तेमाल किसका कर सकते हैं, फ्री रिजर्व का भी। तो नो डाउट बात किसकी हो रही है, सेक्शन नंबर 123 की हो रही है, डिविडेंड के ऊपर हो रही है। तो वैसे तो आप इस पैरा को पढ़ के भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं और आपको दिख भी जाएगा डिविडेंड के ऊपर कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, एज टू वेदर द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड। लेकिन मैं बता दूं, ये पैरा पढ़ के आप क्वेश्चन करने आओगे ना, गलत आंसर करोगे। क्यों सर? अरे मैं तो आपको ये डिस्कस करवाने से पहले सारे क्वेश्चन देख चुका हूं मोटा मोटा, ठीक है। नो डाउट करवाते समय मेरे से भी कोई भूल चूक हो सकती है, लेकिन मैंने मोटा मोटा एक बार क्या किया है, देख लिया है। दरअसल इस तीसरे पैरे में कोई कहानी है। आप अगर 123 जिसने पढ़ा हुआ है याद करें तो उसमें कंडीशन होता था कंपनी का डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिपॉजिट का डिफॉल्ट है आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, राइट। तो पढ़िए अगला पैरा। Ritika, who had placed deposit of 5 lakh with the company that was maturing on 25th April 2025. Ritika sent the original deposit receipt duly discharged on its bank to company along with the details of her bank to enable the company to did not pay the amount on its due date. When Ritika served a legal notice on the company through her advocate, the company paid her the maturity receipts on 13 July. There is one more depositor, Rajesh. तो ध्यान दीजिए 25 अप्रैल को उसका पैसा ड्यू था, लेकिन कंपनी ने पैसा नहीं दिया, उसने केस करने की बात करी। तो आपने उसको पैसा कब दिया? 13 जुलाई को। तो आप डिफॉल्टर तो थे ना, तो इस पीरियड के दौरान आपको डिविडेंड दे ही नहीं सकते। लेकिन एक और विशेष ध्यान दीजिएगा, बोर्ड ने डिविडेंड कब रिकमेंड किया था? 14। यहां डेट्स बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। एवरीबडी, आर यू गेटिंग और नॉट? क्योंकि 13 को आपने रितिका का जो इशू था वो सॉर्ट आउट कर दिया।
ना किया होता तो 14 को आप डिविडेंड दे ही ना पाते। हाँ, क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज और लिख दी, एक राजेश है who had not claimed his mature deposit। यहां हमने डिफॉल्ट नहीं किया, उसने पैसे ही लिए नहीं है, और साफ भी लिखा है कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है। अब यहां प्रश्न अगर हम देखते हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आप बताइए। तो यहां पे ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, पहली बात आप देख रहे हैं क्या लिखा है। अगर मैं तो बी ऑप्शन में चला जाऊंगा क्योंकि मुझे सही लगता है। एक तो सफिशिएंट प्रॉफिट थे कंपनी के पास, डिविडेंड के लिए प्रॉफिट चाहिए, और क्या लिखा है, कंपनी ने अपना डिफॉल्ट क्या कर दिया है, ठीक कर दिया। ये बेहतर आंसर है। क्यों? क्योंकि पहला देखो क्या लिखा है कि भैया इतना प्रॉफिट है, इतना रिजर्व है। हाँ, बुरा नहीं है पहली ऑप्शन भी, लेकिन बेहतर कौन सी है? इट इज द बी ऑप्शन, क्योंकि हमें पूरा सेक्शन 123 के हिसाब से जवाब देना है। एवरीबॉडी गेटिंग और नॉट? तो आगे क्या लिखा है, नहीं कंपनी दे ही नहीं सकती टिल अनक्लेम्ड डिपॉजिट इज पेड। ये तो हो नहीं सकता भाई। नो द कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर सिंस इसने डिफॉल्ट किया है। किससे रिलेटेड? विद द प्रोविजंस ऑफ मेंटेनिंग DRR एंड टू बी केप्ट इन व्हाट, अ सेपरेट स्केड्यूल्ड बैंक अकाउंट। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, आपको क्या क्रिएट करना है, DRR क्रिएट करना है। एम आई राइट और नॉट? ध्यान से देखिएगा, कंपनी ने क्या किया था। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से एक बार चेंज होने वाला है, क्योंकि आपको पूरी चीजें लेके चलनी है ना। क्योंकि हमने यही कहा 123 में, आपका ना सेक्शन 73 का डिफॉल्ट होना चाहिए, ना 74, या यूं कह लीजिए 73 में डिपॉजिट मेंबर से लेते हैं, 76 में क्या लेते हैं, पब्लिक से। तो डिफॉल्ट तो ये भी तो है ना, कौन से वाला, कि आपने क्या नहीं बनाया है, DRR आपने अवॉइड किया है। तो इसलिए अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन डी तक आते आते क्या हुआ, नो द कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर। बिल्कुल ठीक, सिंस आपने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है, राइट। क्योंकि एक डिफॉल्ट तो ठीक हो गया, एक डिफॉल्ट तो ठीक हो गया। क्या क्वेश्चन में हमें लिखा था, वो DRR वाला हमने डिफॉल्ट ठीक किया है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं। एम आई राइट और नॉट? सो क्वेश्चन और ट्रिकी हो गया यहां पे। बेटा बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां साफ लिखा, कंपनी डेलिबरेटली अवॉइडेड द कंप्लायंस, और उसके बाद मेरे को किसी पैरे में इसका नजर नहीं आ रहा। एम आई राइट? मुझे तो मोटा मोटा तो यहां वाला मैं कह रहा था, यहां डिविडेंड दे सकते हैं भी, डिफॉल्ट ठीक हो गया, लेकिन ये तो रह गया। बात समझ रहे हैं? तो आई विल से दिस वाज रियली अ ट्रिकी केस सिनेरियो। तो इसलिए आपने नहीं किया है, एंड टू बी केप्ट इन, वो पैसा रखना होता है सेपरेट बैंक अकाउंट में। सो आई विल गो विद विच ऑप्शन, कि बी जो मुझे प्राइमा फेसी, जैसे नॉर्मली कोई भी विद्यार्थी सीधा ही बी को देख के में भी जा सकता है। सो बेहतर ज्यादा कौन सी निकल के आएगी फिर? इट विल बी डी। इज दैट ओके? बेटा बात समझ में आ रही है? ओके आगे पूरा पढ़ लिया था तो सर, और तीसरा क्वेश्चन फिर इसी में से निकल आएगा। बताइए, पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट ऑफ राजेश अंटिल इट इज क्लेम्ड बाय हिम। तो पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल का मतलब क्या होगा, हम पढ़े थे ना, अगर ओवर ड्यू हो जाए किसी का पैसा तो हाँ, रूल नंबर 17 में, डिपॉजिट के रूल नंबर 17 में। तो यहां आंसर किस पे आ गया, 18%, ऑप्शन नंबर डी पे आ गया। इज दैट ओके बेटा? पक्का है? आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगली अपनी केस सिनारियो नंबर 3, और ये केस सिनारियो जा रही है आपकी फेमा के ऊपर। देखिए पढ़िए भाई। ABC Infrastructure and Broadcasting Limited, a Government of India public sector undertaking। ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक एक वर्ड महत्वपूर्ण होते हैं। आप क्या हैं, आप एक PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। Engaged in infrastructure and satellite television operations, proposed to undertake certain foreign exchange transactions in financial year 25-26. The company needed to make a कंपनी देना चाहती है $18,000 से ज्यादा, क्या करना चाहती है, एडवर्टीजमेंट। किस में करना चाहती है, फॉरेन प्रिंट मीडिया। लेकिन किस काम के लिए नहीं करना चाहती, एंड नॉट फॉर। अगर क्लास में आपको याद है, मैं कोड की करवाता हूं, फिट वाली याद आ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला, आई से आपका इंटरनेशनल बिडिंग, टी से टूरिज्म। क्योंकि जब हमने ये पढ़ी थी, एक्सेप्शन में पढ़ी थी, जिसके ऊपर 10,000 की वो लिमिट नहीं लगती। क्लियर है?
तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपका पैसा क्या हो गया, मोर देन 10,000 US डॉलर हो गया। आप क्या हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो आप यहीं से आइडिया आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन किस पे है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 5, और उसकी कौन सी कैटेगरी में आया, शेड्यूल नंबर 2 या कह लो रूल नंबर 4 के अंदर, जहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल। और ये वो लिस्ट थी जहां पे मिनिस्ट्री कंसर्न की भी क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल। इज दैट ओके? चलिए, इस पे अगर हम देखना चाहें तो हम क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर इसके ऊपर अपने को क्वेश्चन मिलेगा। पहला तो देखो LRS पे चला गया, LRS समझ गए हम, शेड्यूल 3 पे आ गया, वो तो इस पे हो नहीं सकता। और ये कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग ही हो गया। हाँ, ये देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया, एवरीबॉडी देख रहे हैं? तो यहां पे एक अपना ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि आप 18,000 देना चाहते थे, लेकिन इस काम के लिए नहीं देना चाहते थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फेमा में एंड करंट अकाउंट, ऑब्वियसली फेमा क्यूट रूल्स 2000 हम पढ़ते हैं। तो पहले में कह रहा है फ्रीली परमिसिबल, ये तो भाई हो नहीं सकता। दूसरे में कहता है पहले पूछना पड़ेगा किससे, MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, क्योंकि एक्सीड किससे कर रहा है, 10,000। तो 100% ये करेक्ट है, क्योंकि यही मिनिस्ट्री हम पढ़ा करते हैं। क्योंकि अगले में देखो वो कह रहा है किससे पूछना, RBI, ये तो होता नहीं है। और अगले में क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ये नहीं होता। क्लियर? तो आपके सामने है कि सिनारियो था, पहला पैरा था, और पहले पैरे का पर्शन कौन सा मिला, तीसरा मिला। एवरीबॉडी ओके और नॉट? तो नो डाउट आप पैरा वाइज चल रहे हैं, तो हर क्वेश्चन आपको देखना ही पड़ेगा। तो नो डाउट स्ट्रेस तो क्रिएट हो रहा है। चलिए अगला पैरा। हाईवे प्रोजेक्ट इंफ्रा हो गया, ठीक है। हाँ, हाँ, अब देखिए कंसल्टेंसी फीस वाला पॉइंट अगर कुछ आ रहा है तो आपको यहां पे कोई क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा इस पे। ऐसे कहता यही तो गेम है, ठीक है। तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है, वरना आपको कंपनी वाला समझ गए ना, वो शेड्यूल नंबर 5 में इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए वो कंसल्टेंसी वाली लिमिट्स, इंफ्रा या अदर देन इंफ्रा वाली, बट पर्सन ही नहीं है तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। चलिए भाई आगे पढ़िए। एंड अ रेजिडेंट इन इंडिया, ये थोड़ा जो भी खराब हुआ पड़ा, एंड रेजिडेंट कहां पे, इन इंडिया। तो ये प्रपोज कर रहे हैं, ये डायरेक्टर साहब क्या चाहते हैं कि भाई 2,10,000 US डॉलर मैं अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए लगाना चाहता हूं, 70,000 मैं अपनी गिफ्ट अपनी सिस्टर को देना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। इससे क्या हो गया अमाउंट, 280 हो गया। वैसे तो आप देख के समझ गए शेड्यूल नंबर किस में आ गए, हम 3 में आ गए, जहां RBI की अप्रूवल होती है, लेकिन LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कितने की, 2.5 लाख की, कहीं पूछना नहीं होता है। राइट? तो यूनिवर्सिटी वेयर हिज डॉटर रिक्वायर्स, कहता वहां फीस तो कितनी है, 1.5 लाख, बाकी जो है द बैलेंस बीइंग फॉर एसोसिएटेड रिलेटेड खर्च हो जाएंगे। ही हैज नॉट मेड एनी अदर रेमिटेंसेस ड्यूरिंग द ईयर मिस, ठीक है जी। यहां पे आगे जैसे आप स्टार्ट करते हो, देख रहे हो आप पैरा, यहां पे इन्होंने एक और प्रेशर क्रिएट कर दिया। यू नो व्हाट दे डिड, एक ही पैरा में 2 अलग अलग किस पे चले गए, कॉन्सेप्ट पे चले गए लोग। कैसे, चाहे आप देख लीजिए क्या कह रहा है, रोहन मेहता ने इनहेरिट करी एक प्रॉपर्टी, कहां से, बाहर से, फ्रॉम हिज रेजिडेंट फादर, हु इन टर्न इनहेरिटेड फ्रॉम व्हाट, हिज फादर। तो द ग्रैंड फादर ऑफ मिस्टर रोहन मेहता ने ये परचेज की थी व्हेन ही वाज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। तो याद आ गया, वो हम सेक्शन 6 का बेसिकली 4 पढ़ा करते हैं, ठीक है, कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इनहेरिटेंस उसे मिलती है, ठीक है, समझ गए ना। तो अब आपसे पूछा गया है भाई किस तरह से वो इनहेरिटेंस, तो मतलब एक ही पैरा में कितने पॉइंट डाल गया, 2, ऊपर वाले पे क्वेश्चन ना डाल के इन दोनों पे डाल गया। वरना बंदा अपने बच्चा जो है अपने जहन में वो कंसल्टेंसी भी रिकॉल करने लगा हुआ है,
एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग? तो बल्कि इससे हमें यही सीखना चाहिए आने वाले जो फर्दर एग्जाम्स हैं यार, पहले थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन देखना, एक आइडिया लेना जरूरी है। तो आप इसमें से जब पहला प्रश्न देखते हैं तो ये अपना आ रहा है किस पे कि आप LRS विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें 2.5 लाख की वो लिमिट पता ही होनी चाहिए। तो ऊपर आप देख रहे थे 210 था एजुकेशन का, 70,000 गिफ्ट बहन को दे रहा था, टोटल कितना हो गया? 280 हो गया, वो तो 2.5 लाख क्रॉस कर गया। तो कहता है पहले में इंटायर 280 कैन बी रिमिटेड विदाउट अप्रूवल, वो तो गलत हो जाएगा यार। कहता है 250 कैन बी रिमिटेड अंडर RS विदाउट अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी किसके लिए? 30 के लिए। तो ये मोटा मोटा हमें क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है, इज दैट ओके? लेकिन अगले पे चलो, एजुकेशन के लिए 210 है, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल कैन बी रिमिटेड फ्रीली अंडर LRS, देयरफॉर ओनली USD कितना? 70,000 इज काउंटेड टुवर्ड्स द USD। हाँ, तो ये तो इस ढंग से नहीं आएगा क्योंकि 2.5 लाख तक हमने वो पूरी चीजें पढ़ी थी, वो कोई ऐसा नहीं था कि एक एक आइटम इस तरह करके आपको 70,000 लेके जाना है। और तीसरे में देखते हैं तो यहां क्या कह रहा है? ट्यूशन फी रेमिटेंस 1.5 लाख परमिटेड फ्रीली, सो रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी एंड नॉट काउंटेड फॉर LRS लिमिट्स, देयरफॉर ओनली द USD 70,000 एंड बैलेंस। तो ये भी सेटिंग नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली यहां पे बेस्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? इट विल बी बी आंसर। ओके है। अब आइए कौन सा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था। तो इनहेरिटेंस के अंदर द इनहेरिटेंस इज नॉट वैलिड, क्योंकि यहां क्या लिख लिया? इट वॉज नॉट डायरेक्टली इनहेरिटेड बाय हिम। The inheritance is valid if he has inherited from a person who has validly inherited from a person who was resident outside India। ये पढ़ते थे हम सेक्शन 6 में, क्लियर है। और तीसरे में क्या कह रहा है? तो ये बेटर लग रहा है, द इनहेरिटेंस इज वैलिड ओनली इफ मिस्टर रोहन गुप्ता गेट्स अप्रूवल फ्रॉम RBI। ऐसा कुछ नहीं है। डी में वैलिड ओनली इफ बोथ मिस्टर रोहन मेहता एंड हिज फादर गोट, तो ऐसा भी नहीं है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर कौन सा? बी के साथ हम जाएंगे, राइट। तो इसके साथ हम आ गए, अगला जो प्रश्न है ये आपको दिखेगा आपका LLP के ऊपर, राइट। तो LLP पे ये आपका प्रश्न आ गया। चलिए भाई पढ़िए। It has 2 partners, namely Anvika and Ella, and both are designated partners. Anvika and Ella went to UK on 1st July 2025 for taking advance training in. तो ध्यान दीजिएगा 1 जुलाई को ये गई हैं। The total training course was for 6 months only, but after the completion of training, they holidayed in Europe for some time and finally returned to India. India on 1st, the word is 1st March। भाई टाइपिंग एरर्स चल रहे हैं अभी, ताजा है तो ठीक है। तो 1 मार्च को है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो होप सो डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला नहीं पूछा गया। यहां देखिएगा ये वाला क्वेश्चन जी, पढ़ना जरा। बिल्कुल, आप सेक्शन 7 में ही पढ़ते हैं। 2 DP चाहिए हमें। उनमें से एक रेजिडेंट चाहिए। और रेजिडेंट के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होती थी? 120 दिन, याद कीजिए। तो हमें यहाँ पे डेज क्या करने होंगे? कंप्यूट। इसलिए ना बहुत चीजों का ध्यान रखना था। पेपर तक सोचिए डेज वाले, इनकम टैक्स में भी रेजिडेंट आप पढ़ते हो, वो डेप्रिसिएशन में भी डेज वाला आता है, फिर यहाँ पे PRI का आता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। तो ध्यान दीजिएगा, आप बाहर ही कब जाती हैं? 1 जुलाई को। तो अंडरस्टूड है, आप अप्रैल में भारत में है, मई में भारत में है एंड जून में है। सो भैया 30 अप्रैल आपका 30 का हो गया, 31 का हो गया एंड जून भी किसका हो गया? 30 का हो गया। यहां बन गया आपके 91। लेकिन ध्यान दीजिए ना, 1 मार्च को आप इंडिया में आ गए, तो यार मार्च के भी तो कितने ऐड करो? 31 ऐड करोगे, हाँ या ना? तो भैया बिल्कुल आपके डेज क्या हो चुके हैं? 120। हाँ तो है। तो अब हमें क्या देखना है?
वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया हैज बीन फुलफिल्ड। तो मेरे को 3 आंसर तो नो दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, नो नहीं 2 दिख रहे हैं, तो 2 बचे यस वाले। तो उनमें से एक 90 दिखा रहा है, एक 120। तो यहीं से अपने को आइडिया लग गया कौन सा आंसर ठीक होगा। ठीक है, यस एज एनविका इला स्टेट फॉर नॉट लेस देन, क्योंकि 120 से ज्यादा हो गया। ओके किडीज, तो आइए अगला पैरा पढ़ते हैं जी। Before going to advanced training course, Anvika and Ella hired Palak as their employee to look after the business of the LLP during their absence. Anvika and Ella kept interacting with Palak on the business-related issues over phone and email. Soon Palak won the confidence of Anvika and Ella, and they both decided to induct Palak. तो आप फलक को नया पार्टनर बना रहे हैं। They informed of their intention to admit Palak as a partner on 10 Jan. Palak accepted the offer of being a partner on 13 Jan in the LLP, but with effect on 15 Jan. However, the LLP could not inform to the registrar about the admission of new partner in the LLP. तो आपने एडमिशन के बारे में बताया नहीं, तो हम क्लियरली पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 25 में। नया पार्टनर एडमिट होता है तो कितने दिन? 30 दिन के भीतर आपको आरओसी को एडमिशन के बारे में बताना। 15 दिन वाला था बेटा, उनका नेम एंड एड्रेस वगैरह में चेंज हो, ठीक है, वो खुद बताएंगे। आरओसी को लेकिन कितने दिन में कंपनी बताएगी, एलएलपी बताएगी 30 दिन में। तो 15 जनवरी को हुआ था आपका एडमिशन, तो स्वाभाविक है हम क्या कहेंगे। लेकिन यहां क्वेश्चन में एक चीज इंटरेस्टिंग देखो, आप फलक को बनाना चाहते थे पार्टनर, ध्यान से देखना। फलक ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर ऑफ बीइंग अ पार्टनर, कब? इन द बट विद इफेक्ट फ्रॉम व्हाट, मतलब एक्सेप्ट कब कर लिया? 13 को, लेकिन उसने क्या कहा, मैं पार्टनर कब से बनूंगी? 15 को। तो हमें पार्टनर उसको कब मानना चाहिए? 15 को। तो इसलिए हमें 30 दिन कहां से देखने चाहिए? 15 जनवरी से, एज पर सेक्शन नंबर 25। देखिए, इसलिए मैं ये कहता होता हूं कि अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ऑब्वियसली जिस तरह से है, ऑब्वियसली इतना डीप में मैं भी नहीं जा करके कि स्टडी करके ये वो दिस एंड दैट, लेकिन मोटा मोटा आपसे डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी आईसीआई के अपना कोई आंसर में क्या हो सकता है, एक आधे में इंटरप्रिटेशन इशू, तो नेचुरल है हमें आईसीआई के सजेस्टेड आंसर भी देखने जरूरी होते हैं, ये हमेशा याद रखें। क्लियर? मैंने आपसे डिस्कस किया, ऑब्वियसली ये वीडियो भी आपके पास है, फिर कोई आएगा प्लस माइनस विल हैव, राइट, तो वो भी देखना हमेशा जरूरी है, ये याद रखें। तो अगला हमारा केस सिनारियो, तो इसमें भी मतलब देखने वाली एलएलपी में बात क्या थी। यहां तो आप देख रहे हैं टाइप्ड है तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, वरना नंबर ऑफ मतलब अच्छा खासा पेज चला जाता है, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी बार वाला पेपर कितने पेज का था, शायद मैंने, हाँ जो भी है मैंने नंबर ऑफ पेजेस बताए होंगे, सो तो पेजेस वो रियली वेरी हैवी, क्योंकि ये एमसीक्यू वाला ही आप लेके चलो, 10 पेज का तो एमसीक्यू है, 10 पेजेस। चलिए पढ़िए अगला। Mr. A is the owner of a residential house and Mr. B is his tenant. Due to continuous default in payment of rent, Mr. A decides to terminate the tenancy. Mr. A sends a notice of termination to Mr. B by registered post at Mr. B's current residential address. The postal article is returned to Mr. B. उसने वापस कर दिया, रिफ्यूज्ड बाय एड्रेसी, मतलब किराएदार ने लेने से मना कर दिया। तो आपका काम तो नोटिस भेजना है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ये पर्सन जो है, ये जो केस स्टडी है जीसी एक्ट पे है और उसके सेक्शन नंबर 27 पे है। पहला क्वेश्चन देखो, आपको उस पे नहीं दिखेगा, ये दूसरा दिख गया, देखो आगे। वैलिडिटी, मिस्टर बी ने चैलेंज कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो आप याद कीजिए क्लास में हम इसके ऊपर सेक्शन 27 में एक साथ में 3 केस करते होते हैं, उनमें से एक था जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह वाला केस, सेम इसी पे। तो आईसीआई ने एक पर्सन उस केस को उठा के उसका बेस बना के डाल दिया भाई। तो इसलिए हम कहेंगे नोटिस तो क्या है, वैलिड है। 3 आंसर आपको इनवैलिड दिख रहे हो अगर आप देखिए, तो ये वैलिड है। एज रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ रजिस्टर्ड नोटिस अमाउंट्स टू व्हाट, और सेक्शन 27 के साथ ये चीज हमने कहां सीखी, जगदीश के केस में। आइए अगला हिस्सा देखते हैं। Mr. B later challenges the election proceedings on the ground that he never received nor read the. ठीक है, ये तो समझ गए, अगले पे आ जाओ। The central regulation 2018 prohibits the establishment of any chemical factory within
तो कहते ये कानून मना करता है आप कोई फैक्ट्री नहीं खोलेंगे 500 मीटर में एक सेंचुरी के, ठीक है। चलिए। और डिस्टेंस है 520 मीटर इफ मेजर्ड बाय व्हाट रूल, लेकिन आपको तो पता ही है सेक्शन नंबर जीसी का कौन सा 11 इज द सही जवाब, जहां हम कहते हैं कैसे मेजर करना है, स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो सीधा सीधा तो जहां आपको ये आंसर मेरे ख्याल में लाइन दिख जाएगी तो वहीं पे जाओगे, ये दिख रहा है ना, अनलेस प्रोवाइड्स अदरवाइज, मतलब बंदा बाकी ऑप्शन को तो देखेगा भी नहीं। ओके, तो बढ़ते हैं आखिरी आपके केस सिनारियो पे जी। and steady growth driven by strong market presence and efficient management. During the financial year 24-25, the company recorded a turnover of 1150 crores, reflecting its robust operational performance. The company is mandatorily required to appoint independent director as per rule number 4 of company's appointment of director rules, read with section कौन सा 149। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी कंपनी है भाई, पब्लिक। तो मैंने आपको यही सिखा हुआ, लिस्टेड में तो इंडिपेंडेंट चाहिए होते हैं, लेकिन अनलिस्टेड में भी इंडिपेंडेंट चाहिए होते हैं, जहां हम 3 लिमिट्स पढ़ के आते होते हैं, 10 करोड़ वाली पीओसी, 100 करोड़ वाली टर्नओवर, मोर देन 50 करोड़ वाली डीडीएल, डिपॉजिट डिबेंचर लोन, याद आ गया। वो जो लिमिट्स हैं वो तीनों लिमिट्स कहां दे रखी हैं, रूल नंबर 4 में। तो मतलब इस तरह से लाइन लिख दी कि बच्चा क्या हो जाए, बच्चे को नॉर्मल जो अपने कोर्स के चैप्टर हैं उसके तो रूल नंबर आते नहीं होते, यहां कौन सा रूल नंबर डाल दिया मैंने, चैप्टर नंबर 11 का। तो ये वो अनलिस्टेड वाली लिमिट्स आ गई। इतना तो दिमाग लगा लो, क्योंकि पूरे कोर्स में आपको क्या सीखने वाली चीज है, जितनी भी हम लिमिट्स देखते हैं वो एक्ट में तो है ही नहीं, हर जगह क्या लिखा है, एज में बी प्रिस्क्राइब, तो रूल से निकालते हैं हम लिमिट्स। ये हमेशा आपको, इसलिए मैंने क्लास में आपको देखिए बेयर एक्ट, एमसी की साइट ले जाना, ये वो इस ढंग से क्यों पढ़ा है, तभी आप संपूर्ण हो पाते हैं, वरना यहीं पे विद्यार्थी अटक जाएगा। चल बेटा। The net profit of the company as computed in accordance with the provisions of section 198 amounted to 12 crore. The word is crore. Net worth as at the end of the financial year stood at, और नेट वर्थ दे रखी है आपको 620 करोड़। अगर आप याद करो, वैसे तो आइडिया यहाँ लगना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस पे है, सीएसआर पे। तो सीएसआर तभी लगता होता ना 3 लिमिट में से आप किसी भी एक में आ जाइए। आपकी टर्नओवर वाली 1000 करोड़ थी, नेट प्रॉफिट वाली 5 करोड़ थी, एंड तीसरी बात है नेट वर्थ वाली कितनी थी, 500 करोड़ की। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ बेटा, ठीक है, 3 होगी ना। चलिए आगे चलिए। the net profit of the company for the immediately preceding 3 financial years were 21-22 8 crore, ये 22-23 10 crore and for 20। तो इससे क्या पता चल गया, वो सीएसआर में हम पैसा लगाते थे पिछले 3 साल का, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये 24-25 की बात हो रही है, और ये 24-25 की टर्नओवर है, और ये लिमिट्स बता रहा है। मतलब क्वेश्चन बड़ा, मतलब मैं धांसू कहूंगा इसे, क्योंकि जब हम वो 3 लिमिट देखते होते हैं, तीनों में से कोई भी एक लिमिट लग जाए तो आप सीएसआर में आते हो, वो पिछले साल की देखनी होती है। इसने क्वेश्चन में बता मूर्ख कैसे बनाया, तीनों लिमिट इस साल की दे रखे हैं, और बच्चे अधिकतर तो यहीं फंस के रह जाएंगे, क्योंकि आप देखो पिछले 3 साल तो ये जा रहे हैं 21, 22, 23, इसलिए ना बहुत बार बार आपको क्या कहता हूं, अब बिल्कुल पैनिक मोड में मत आइए। आपने जो पढ़ा है पहली बात उस पर विश्वास रखें, और उसमें विश्वास तभी होगा अगर आप डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, वरना अपने पे विश्वास नहीं आएगा। फिर आराम से शांत होकर अटेम्प्ट कीजिए। बार बार मैं आपको इसलिए, देखिए आपसे मैं क्यों क्लास में करवा रहा हूं, ये डिस्कशन मैं उन विद्यार्थियों के लिए तो कर ही नहीं रहा हूं जिन्होंने पेपर दिया है, ये आपके लिए है, क्योंकि आपने पेपर देने हैं। ग्रांटेड मत लेके चलिए, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। अच्छे विद्यार्थी क्यों उड़ जाते हैं, और ये तो ध्यान ही नहीं रहा, और वो पता क्यों नहीं रहता, जब आप शांत नहीं हो। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, लगभग 70 नंबर का पेपर बहुत शांत होकर अटेम्प्ट कीजिए, चाहे उसमें 2.25 घंटे लग जाएं, इवन 2.5 तक लग जाएं, कि यार मैंने वो शांति से किया है, तो उसमें से ही आप पास होने का तो निकाल ही लेंगे।
गॉट और नॉट। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ऐसा कीजिए, लेकिन हाँ जो विद्यार्थी ऐसी गलती कर सकते हैं उनको ये सोचना चाहिए, राइट। अब देखिए हम CSR पे कितना पैसा लगाते थे, इन पिछले 3 साल का आप क्या ले लेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करके क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। अरे याद आए या नहीं, 10 करोड़ और उसका कितना पैसा आप लगाएंगे, 2%, तो 20 लाख रुपया आपको CSR में लगाना है। चलिए आगे। तो आपको याद आई गया, हमें बनानी पड़ती है कमेटी, और कमेटी में कितने लोग होते हैं, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो 3 होते हैं, उनमें से 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट का कंप्लायंस आपके ऊपर नहीं लग रहा तो किससे काम चल जाएगा, 2 से। तो इसलिए देखो कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग व्हाट, 1 इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपके ऊपर तो इंडिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है। जी चलिए ठीक है, वो करना है, अगले पैरे में आ जाइए। तो आ गया ना वो 20 लाख वाला, और कौन से साल के लिए आया, 24-25। हाँ आपने सिर्फ 14 लाख ही स्पेंड किया, तो 6 लाख तो बच गया। तो यहां पे हम 2 कैटेगरी किया करते थे, याद कीजिए, क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या नहीं है, राइट, ये देखना था। तो जो रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड नहीं हुआ, साफ लिखा है क्वेश्चन में, डिड नॉट रिलेट टू एनी व्हाट, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है। मैं बता दूं इस देश के 80% से ज्यादा बच्चे, मुझे ऐसा लगता है, गलत करके आए होंगे, क्योंकि उनसे ये एक टेक्निकल इश्यू हो गया होगा, क्योंकि जहन में वो आंसर फंसा रहता है ज्यादा। तो यहां कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है। चलिए आगे। तो आपने डिस्क्लोज तो कर दिए हैं, कारण क्यों नहीं पैसा खर्च किया बोर्ड रिपोर्ट में। एक डायरेक्टर को लगता है अनस्पेंड अमाउंट कहां डालने थे, एक नया खाता खुलवाते उसमें डालते, लेकिन कोई खुलवा नहीं गया। लेकिन वो खुलवाना किस में होता है, जब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो, यहां तो ऑनगोइंग है ही नहीं। सो दैट वाज द गेम दे प्लेड। यहां बच्चा करके इस लाइन को पढ़ के वो पीछे वाला भूल गया होगा कि मुझे स्ट्रेस कौन से पॉइंट पे देना है, राइट बेटा। तो आइए अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ट्विस्ट मार गया, कहता मान लो आपको क्या नहीं है अपॉइंट करना, इंडिपेंडेंट, तो बताइए कौन सी करेक्ट है। वरना आपके जहन में क्या फंसा हुआ था, कमेटी में 3 लोग गए इंडिपेंडेंट, जबकि क्वेश्चन उसने पुट्ठा पूछ लिया कि मान लो आपको इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए, तो हमें मालूम आंसर क्या होगा, 2। तो इसलिए हम कहेंगे CSR कमेटी कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 और मोर विदाउट व्हाट, इंडिपेंडेंट। हाँ या ना, मतलब ऊपर क्या पूछा और क्वेश्चन में क्या मार गया, रिवर्स। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यार शांत होकर पेपर करना जरूरी है। इसलिए फिर देखिए, जब मैंने पार्ट 1 में आपसे डिस्कस किया था, मैंने कहा था 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव पे लगा करके, कौन सा छोड़ना है नहीं। उस 70% पेपर को बंदा कहता चलो ये तो सब्जेक्टिव है, या मैं उसमें ऐसा है ना, आर यू गेटिंग और नॉट। तो मुझे लगता है अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करूं तो पहले मैं किस में जाऊंगा, मे बी ये मेरी सोच है, आपको अपनी सोचनी है, डिस्क्रिप्टिव, राइट। तो उसमें मैं अपना टारगेट ये भी रख सकती हूँ, डिस्क्रिप्टिव थोड़ा मेरे कंट्रोल में भी है, तो मुझे लगता है 70 नंबर का वो पेपर मैं आराम से 2 घंटे में कर भी सकता हूँ, राइट और नॉट। तो MCQ के लिए एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन निकल के आ रही है, 30 के लिए 1 आवर, हाँ या ना। और इसमें कहीं अटक गए ये तो मालूम है, ABCD में से कहीं तो अक्कड़ बक्कड़ कर ही देंगे हम, लेकिन बहुत शांत होकर के, क्योंकि देखो MCQ में 30 में से 30 निकला है, तो बोलो क्या बात, आग लगा दो आप। लेकिन चीज क्या है, जिसने बीच बीच में से पढ़ा है, एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है, पेपर थोड़ा सा भी ट्रिकी हुआ, वहां गए, वहां 0 नंबर हो सकता है। ये तो फाउंडेशन की तरह नेगेटिव नहीं लिखे रखे, नहीं तो और नुकसान हो सकता था। तो इसलिए नॉर्मल आप सोचो कि मैं नॉर्मल पढ़ रहा हूं, मैं पास होऊंगा, तो देखिए फिर तो लॉलीपॉप पेपर डालना पड़ेगा हमें। सीधी सीधी चीज पूछ लें, सीधी अगले पूछते नहीं है आज के दिन। चलिए भैया अगला वर्षन पढ़िए। तो हमने वो मालूम था कि आप तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं हो, तो ध्यान से देखना, वो ये देख लो बैंक अकाउंट आ रहा है, तो वो तो लगेगा नहीं, ऑनगोइंग है नहीं, तो ना ये आने वाला है,
कहता बी पार्ट में क्या कह रहा है, डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट स्पेसिफाइंग रीजन इज सफिशिएंट। नहीं, अकेला उससे काम नहीं होती, क्योंकि सी में चलो, कहता इन एडिशन कि वो बोर्ड रिपोर्ट में तो डिस्क्लोज कर रहे हैं, द ट्रांसफर द अनस्पेंट अमाउंट, किसमें, एक फंड में जो स्पेसिफाई का है शेड्यूल 7 में, कितने दिन में, विद इन 6 months ऑफ द एक्सपायरी। परफेक्ट है, क्योंकि हम सेक्शन 135 का 5 में यही पढ़ते हैं। गॉट और नॉट। डी ऑप्शन पे जाओ तो क्या कह रहा है कि ये पैसा आपने डाल देना है UCSR अकाउंट बाय द कंपनी, ये तो वो आ गया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो परफेक्ट इज व्हाट, सी। चलिए नेक्स्ट। 24-25, तो 24-25 के लिए लिमिट किसकी देखनी है, पिछले साल की देखनी है ना। वो तीनों लिमिट्स किसकी थी, इस साल की थी। तो देखो क्वेश्चन में कैसे बेवकूफ बना रहा है। डी ऑप्शन देखो, इट्स टर्नओवर, अरे कहता है इट्स टर्नओवर, नेटवर्थ एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर एक्सीड होगी। अरे करंट ईयर देखनी ही नहीं होती, किसकी देखनी होती है, बच्चे ना छाल मार के हाँ तीनों लिमिट लगी थी, परफेक्ट आंसर मारा गया। हमें क्या सेटिस्फाई करना है, एक लिमिट होनी चाहिए, लेकिन किसकी, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ऑप्शन नंबर क्या बना, सी बना। और पहले वाली तो बनेगा नहीं, 24-25 का दिखा रहा है, ठीक है, अरे हाँ है ना। और बी में वो क्या बता रहा है, एवरेज, और एवरेज नेट नहीं चाहिए आपको, तो क्या दिखना है, पिछले साल का दिखना है। हाँ पिछले साल का आप देखना चाहो तो बड़ा इजी था, आप 23-24 का प्रॉफिट देख लो, 5 करोड़ की लिमिट है, कितना आ रहा है, 12, तो एप्लीकेबल होगी। तो अगर ये लिखा होता तो हम वो ले लेते, ठीक है। और लेकिन सीधा 12 करोड़ तो है नहीं, पहले वो एवरेज लिख रहा है, तो ऑब्वियसली इट सेटिस्फाइड, क्या हो गया, 1 सेटिस्फाई कर दिया। तो बेटर ऑप्शन जो बन रही है मेरे हिसाब से कौन सी है, सी। दैट्स व्हाई आई सेड कि कोई इंटरप्रिटेशन में आईसीआई अपना आंसर किसी का कुछ देना चाहे अलग, वी हैव टू वेट, वरना मैंने आपके साथ सारा डिस्कस कर दिया। कोई और बच्चा इस लेक्चर को देखे, एग्जाम चल रहे हो, प्लीज ना देखे, सारे एग्जाम होने के बाद ही देखे। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप, विश यू द बेस्ट।